Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noon and today we are going to solve the short answer and questions in your exercise of atomic spectra chapter number 20 और उसके वो वाले क्वेश्चंस हम करेंगे जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20.1 है आपका, विच इज Bohr's theory of hydrogen atom is based upon several assumptions. Do any of these assumptions contradict classical physics? उन्होंने कहा है कि बोहर थ्योरी जो है हाइड्रोजन एटम की वो सेवरल assumptions पे बेस करती है, वो आपने पढ़ी थी उसके postulates. डू एनी ऑफ दीज assumptions, और उसके अलावा उन postulates के अलावा assumptions उसने बहुत सारी कंसीडर की थी। क्या उनमें से कोई भी assumption जो है वो कंट्राडिक्ट करती है क्लासिकल फिजिक्स के साथ? क्योंकि बोहर मॉडल जो है वो तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है ना आपका, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो आपने, लेकिन ये सेमी क्लासिकल मॉडल था आपका, ठीक है। इसने कुछ बातें जो है वो क्लासिकल फिजिक्स के साथ डील करके तो वो की थी, और क्या उसकी कोई कंट्राडिक्शन है क्लासिकल फिजिक्स के साथ, ये आपने बतानी है। सो यस, बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट कंट्राडिक्ट विद द क्लासिकल फिजिक्स। जो उसका पहला पोस्टुलेट था जो कि कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वो कंट्राडिक्ट करता है क्लासिकल फिजिक्स के साथ। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स एवरी मूविंग पार्टिकल रेडिएट एनर्जी continuously, therefore accelerated electron must radiate energy, but according to the Bohr's theory an electron does not radiate energy when moving around the nucleus। तो वो जो उसका पहला पोस्टुलेट था वो कंट्राडिक्ट करता है, क्योंकि क्लासिकल मॉडल उन्होंने कहा कि ये बताता था कि जब भी कोई चीज इस तरह सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है तो ऑर्बिट करती है तो वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को रेडिएट करती है, खारिज करती है, जबकि हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में देखा कि एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट होती है, और वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की कंटिन्यूसली मोशन, वो जो ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस की वजह से रेडिएट नहीं हो रही। अगर वो होती तो इलेक्ट्रॉन तो जाके फॉल कर जाता न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होता। सो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होता है वो उस वक्त एनर्जी रेडिएट नहीं करता सिवाय ट्रांजिशन के। हमने देखा था जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिट टू हाई एनर्जी ऑर्बिट और फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिट टू द लो एनर्जी ऑर्बिट, तो उस वक्त उसकी अब्जॉर्प्शन और इमिशन जो है वो पॉसिबल होती है। उसकी ट्रांजिशन के दौरान उसकी एनर्जी जो है वो कम ज्यादा होती है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो उस वक्त वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता। ये कंट्राडिक्शन है उसके पहले पोस्टुलेट की विद द क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड था। उसके बाद आ जाए सेकंड क्वेश्चन, आपका इंक्लूड नहीं है इन योर स्मार्ट सिलेबस, तो हम आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे कि कैन द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम अब्सॉर्ब अ फोटोन ऑफ एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी उन्होंने आपको कहा है कि क्या आपका जो इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में होता है हाइड्रोजन एटम के, वो अब्सॉर्ब करता है अगर फोटोन की एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, क्योंकि हमने कहा था इतनी एनर्जी कम से कम उसको चाहिए हाई एनर्जी स्टेट में जाने के लिए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में मौजूद है तो उसे एटलीस्ट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो मिलेगी, या इससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो ही वो हाई एनर्जी ऑर्बिट में मूव कर सकता है, ट्रांजिशन कर सकता है। अदरवाइज अगर इससे कम एनर्जी उसको मिलेगी तो वो हाई एनर्जी ऑर्बिट में नहीं ट्रांजिशन कर सकता। यस, फोटोन ऑफ एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम फॉर द आयनाइजेशन। आयनाइजेशन के लिए अगर उसने उससे बाहर निकला उसके ऑर्बिट से तो उसको इतनी एनर्जी कम से कम रिक्वायर्ड है, और इससे ज्यादा रिक्वायर्ड है, बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम जो है वो इतनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट इफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन सरप्लस एनर्जी, तो फिर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइजेशन में काम आ जाएगी, और जो उसकी फालतू की एनर्जी होगी सरप्लस एनर्जी इज चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज हो जाएगी, उसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। अब फोर्थ क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। नो, वी कम अप टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ आपने इसको कैसे लिखना है। इज एनर्जी कंजर्व्ड व्हेन एन एटम इमिट्स अ फोटोन ऑफ लाइट। क्या एनर्जी कंजर्व रहती है, एक जैसी रहती है जब आपका एटम जो है वो फोटोन ऑफ लाइट इमिट करता है? यस, एनर्जी तो आपको पता है हर सूरत में कंजर्व रहती है, और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो ये कहता है कि एनर्जी हर सूरत में कंजर्व रहती है। उसकी फॉर्म चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, लेकिन वो हमेशा कंजर्व रहती है। अब उन्होंने पूछा कि व्हेन एटम इमिट्स अ फोटोन ऑफ लाइट, क्या एटम जब फोटोन इमिट करता है तब भी एनर्जी कंजर्व रहती है? यस, ड्यूरिंग द एक्साइटेशन एटम receives energy from several external sources and during the de-excitation same energy is emitted in the form of photon। क्योंकि ये वही एनर्जी जो वो इमिट कर रहा होता है ये वही एनर्जी होती है जो उसने पहले अब्सॉर्ब की होती है। जब उसने वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और वो एक्साइटेशन के दौरान जो उसने एनर्जी अब्सॉर्ब की होती है फिर एक्साइट करता है ना,
इलेक्ट्रॉन की या एटम की एक्साइटेशन इस तरह से नहीं हो सकती विदाउट गेनिंग एनी एनर्जी। वो कोई ना कोई एनर्जी रिसीव करता है, गेन करता है, फिर वो एक्साइट करता है, और जब वो एक्साइट करता है तो उसने डी एक्साइट भी करना है, और डी एक्साइटेशन के दौरान उसने वही एनर्जी इमिट करनी है जो उसने पहले अब्सॉर्ब की होती है। दैट्स व्हाई द एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। दिस मीन्स दैट द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय द एटम ड्यूरिंग द एक्साइटेशन इज इक्वल टू द एनर्जी इमिटेड ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन। इसका मतलब है वो जो एनर्जी उसने पहले अब्सॉर्ब की होती है एक्साइटेशन के दौरान, वो डी एक्साइटेशन के दौरान वो इमिट कर देता है। ठीक है, ये आपका 5th क्वेश्चन था, होमवर्क क्वेश्चन था। उसके बाद 6th क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। 7th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन व्हेन से दैट द एटम इज एक्साइटेड? यानी अगर हम कहें कि एटम एक्साइटेड है तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब यह कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द लो एनर्जी लेवल टू द हाई एनर्जी लेवल बाय प्रोवाइडिंग सम एनर्जी, द एटम इज सेड टू बी इन एक्साइटेड स्टेट। एटम के एक्साइट होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जंप करके चला जाता है तो इसका मतलब है वो उस वक्त एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है ना, ये आम लफ्जों में आप एक्साइटेड का मतलब ये नहीं है कि एटम बहुत ज्यादा खुश हो गया और वो एक्साइट हो गया। आपके फिजिक्स में एटम के एक्साइट होने का क्या मतलब है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका, उस एटम का, वो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जंप करके चला गया, तो हम कहते हैं कि एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, जब उसका इलेक्ट्रॉन जब, और वो एक्साइटेशन ऐसे नहीं हो जाती, अभी आपने ऊपर देखा कि एक्साइटेशन तब होती है जब वो कोई ना कोई एनर्जी गेन करता है, यानी कोई फोटोन आप उसके ऊपर फॉल कराएंगे, या आपने कोई उसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फॉल कराई है, या कोई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम फॉल कराई है, कुछ भी आपने जब उसके ऊपर फॉल कराया तो उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके ही वो हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है और एक्साइट हो जाता है, तो एटम को एक्साइट कर देता है। तो इसका मतलब है कि एटम जो है वो एक्साइट हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8, वो भी इंक्लूडेड है आपके स्मार्ट सिलेबस में। कैन एक्सरेज बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, डायफ्रैक्टेड एंड पोलराइज्ड जस्ट लाइक एनी अदर वेव्स? एक्सप्लेन। यस, हमने पढ़ा था एक्सरे डायफ्रैक्शन, तो आपने पार्ट 1 में भी पढ़ा हुआ है, ब्रैग्स इक्वेशन जो आपने निकाली थी। तो हम ये कह रहे हैं, हमने मॉडर्न फिजिक्स में भी ये देखा कि आपकी वेव पार्टिकल डुअलिटी होती है। जो भी चीजें वेव नेचर शो करती हैं वो पार्टिकल नेचर को भी शो करती हैं। तो एक्स रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम है बेसिकली, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ पार्टिकल है, लेकिन वो भी वो उसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की और एक्सरे की वेवलेंथ जो है वो सेम रेंज में होती है, जो कि इक्वलेंट होती है 10⁻10 मीटर की। सो इलेक्ट्रॉन एज अ बीम और एक्सरे जो है, जो दोनों सेम थिंग है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर को शो करता है, एक्सरे जो है वो उसकी वेव नेचर को शो करती है। सो वो रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, रिफ्रैक्ट भी कर सकता है, डायफ्रैक्ट भी कर सकता है, पोलराइज भी कर सकता है, जैसे बाकी तमाम वेव्स कर सकती है। तो जैसे एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जो बगैर किसी मीडियम के ट्रैवल करती हैं। They do not require any medium to travel and they can be diffracted, reflected, refracted and polarized, but their conditions may be different from that of the ordinary light. लेकिन हाँ, ये बात है कि ये जिन हालात में ये सारे प्रोसेस शो करती हैं, वो हालात, उसकी कंडीशंस जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं ऑर्डिनरी लाइट से। फॉर एग्जांपल, लाइट कैन बी डायफ्रैक्टेड बाय डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। जैसे कि आम जो आपकी लाइट होती है, रेड, येलो, ग्रीन, जिस भी कलर की लाइट है, वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से, या आप व्हाइट लाइट भी यूज करते हैं, वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, अगर रिजल्ट देखना है तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखते हैं, नहीं तो प्रिज्म भी रख सकते हैं आप उसके सामने। तो ऑर्डिनरी लाइट जो है वो प्रिज्म से या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से डायफ्रैक्ट होती है। बट जो आपकी प्रिज्म से तो आप उसकी डिस्पर्शन को देख सकते हैं ना, तो अगर आपने उसकी डायफ्रैक्शन स्टडी करनी है तो वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से आप उसकी स्टडी कर सकते हैं, अच्छी जो डायफ्रैक्शन है उसकी। बट जो एक्सरेज हैं कैन नॉट बी डायफ्रैक्टेड बाय ग्रेटिंग, लेकिन जो एक्सरेज हैं वो आपकी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से जो है वो आप डायफ्रैक्ट नहीं करा सकते, उनका अदर मेथड है, यानी उनकी कंडीशन डिफरेंट है। आपने देखा कि एक्सरेज की आप किस तरह से डायफ्रैक्शन करा सकते थे, क्रिस्टल डायफ्रैक्शन कराते हैं, और उसकी वजह भी है। उसकी वजह क्या है कि जो आम लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ है वो उसकी जो वेवलेंथ है वो लार्ज होती है, और वो इतनी लार्ज होती है कि वो आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से उसकी वेवलेंथ को और आपकी जो वेवलेंथ है वो ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ शुड बी इक्वलेंट टू द जो जिस चीज से आप डायफ्रैक्शन देख रहे हैं। जैसे अगर आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से आप देख रहे हैं तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स होता है, उस डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डिनरी लाइट। दैट्स वाई वो लार्ज वो जो वेवलेंथ है, तो वो जो स्लिट्स है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर, उनके दरमियान में जो फासला है वो भी ज्यादा ही होता है ना, तो वो इक्वल होने, यानी डायफ्रैक्शन का पहला असूल ये होता है कि अगर आप डायफ्रैक्शन कराना चाहते हैं तो जिस लाइट की डायफ्रैक्शन कराना चाहते हैं उसकी वेवलेंथ
और जिससे डिफ्रैक्शन कराना चाहते हैं उसके ऊपर जो स्लिट की सेपरेशन है उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स वो सेम होना चाहिए। अब एक्सरेज की वेवलेंथ चूंकि इतनी स्मॉल होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर कि ये किसी भी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में उतनी स्मॉल स्लिट्स आप ले ही नहीं सकते। सो इसके लिए फिर आपको क्रिस्टल, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर जो दो क्रिस्टल लैटिस है वो जो क्रिस्टल प्लेन्स होते हैं उनके दरमियान में इतना कम फासला हो सकता है जितनी वेवलेंथ ऑफ एक्सरे होती है। दैट्स वाई एक्सरे की डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से नहीं हो सकती बल्कि वो किसी क्रिस्टल से ही होगी, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर जो लैटिस प्लेन्स होते हैं उन प्लेन्स जो क्रिस्टल प्लेन्स हैं उनके दरमियान में फासला बहुत स्मॉल होता है, तकरीबन 10⁻⁻10 मीटर ही होता है जो कि वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज होती है। तो जब ये दोनों चीजें मैच करती हैं, वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे और वो जो डिस्टेंस बिटवीन द क्रिस्टल प्लेन्स चूंकि वो सेम होता है, इसलिए एक्सरे जो है वो क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन करता है और किसी चीज से डिफ्रैक्शन नहीं कर सकता। आई होप स्टूडेंट्स मैंने ये पॉइंट समझाने की आपको कोशिश की, आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 20.9। ये भी मैं आपकी जो है वो इंक्लूडेड है आपके स्मार्ट सिलेबस में कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लेजर ओवर द ऑर्डिनरी लाइट। क्या फायदे हैं आपको लेजर के आम लाइट के मुकाबले में। तो ये हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है लेजर की एप्लीकेशंस में कि लेजर लाइट हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस ओवर द लेजर लाइट। ये देखिए 4 एप्लीकेशंस लिखी है। मैंने आपको कहा था कि 2 नंबर का आपका ये अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है तो कम से कम 3 to 4 यानी 4 एप्लीकेशंस आपको लिखनी चाहिए। ठीक है ना। तो नंबर 1 इट इज मोनोक्रोमेटिक फॉर दैट इज सिंगल वेवलेंथ व्हाइल ऑर्डिनरी लाइट हैज मैनी वेवलेंथ। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है क्योंकि इसके पास सिंगल वेवलेंथ होती है, जबकि ऑर्डिनरी लाइट डिस्पर्स कर जाती है उसके पास बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं। नंबर 2 इट इज फेज कोहेरेंट व्हाइल ऑर्डिनरी लाइट हैज नो फेज कोहेरेंट। इसका फेज कोहेरेंट होता है। कोहेरेंट बीम का मतलब है कि ये इन फेज होती हैं, लेकिन वो जो आपकी ऑर्डिनरी लाइट है वो फेज कोहेरेंट नहीं होती। ठीक है, यानी कोहेरेंट फेज डिफरेंस उसका नहीं होता। इसके अलावा नंबर 3 इट इज यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में जाती हैं। कोहेरेंट बीम मोनोक्रोमेटिक होती है, कोहेरेंट बीम होती है और यूनिडायरेक्शनल यानी सेम डायरेक्शन में जाती है। व्हाइल ऑर्डिनरी लाइट जो है वो स्प्रेड कर जाती है, डिस्पर्स कर जाती है इन ऑल डायरेक्शंस। नंबर 4 इट इज मच मोर इंटेंस देन ऑर्डिनरी लाइट। और अब इसने इंटेंस तो होना ही है क्योंकि ऐसी बीम जो मोनोक्रोमेटिक भी होगी, कोहेरेंट भी होगी, यूनिडायरेक्शनल भी होगी और तो फिर वो इंटेंस भी होगी और वो ऑर्डिनरी लाइट के मुकाबले में तो ये उससे ज्यादा ऑर्डिनरी लाइट से ज्यादा इंटेंस होती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20.9। इसके बाद हम अपने लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं और जो 10th क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द लेजर एक्शन कुड नॉट अकर विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन द एटॉमिक लेवल्स। ये हमने बड़ी डिटेल में मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन इन्वर्जन के बगैर लेजर एक्शन पॉसिबल नहीं है। एंड व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। मैंने आपको कहा था कि पॉपुलेशन इन्वर्जन उसको कहते हैं कि नॉर्मल जो पॉपुलेशन होती है आपकी वो ये होती है कि आपकी ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द एक्साइटेड स्टेट, बट इन पॉपुलेशन इन्वर्जन इसके रिवर्स होता है। और रिवर्स क्या होता है कि आपकी एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ज्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द ग्राउंड स्टेट, उसको हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। और उसमें मेटास्टेबल स्टेट की बड़ी इंपॉर्टेंस थी क्योंकि वैसे तो एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम ज्यादा नहीं हो सकते एज कम्पेयर टू द ग्राउंड स्टेट, तो वहां पे हम ऐसा मटेरियल चूज करते हैं जिसमें मेटास्टेबल स्टेट्स होती हैं। हमने इसीलिए हीलियम नियॉन लेजर में भी पढ़ा था कि मेटास्टेबल स्टेट्स उनकी सेम थी और वहां पे जब मेटास्टेबल स्टेट से नीचे किसी लो एनर्जी स्टेट में जब आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फॉल करके आते हैं तो फिर इकट्ठे फॉल करके आते हैं तो पॉपुलेशन इन्वर्जन, क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट में वो ऐसी एक्साइटेड स्टेट है जिसमें आम एक्साइटेड स्टेट की जो टाइम है वो 10⁻⁸ सेकंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जाते ही वापस आ जाते हैं, यानी बहुत कम टाइम होता है वो, तो वहां पॉपुलेशन इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे मटेरियल हम चूज करते थे जहां मेटास्टेबल स्टेट हो और वहां क्या होता था कि मेटास्टेबल स्टेट का जो टाइम पीरियड है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के स्टे करने का टाइम है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एनी अदर एक्साइटेड स्टेट, जो हमने पढ़ा था शायद अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 10⁻³ सेकंड के। ठीक है, तो वो काफी लंबा टाइम है एज कम्पेयर टू द एक्साइटेड स्टेट। तो इसलिए वहां पे जब एटम्स जो है वो काफी देर मेटास्टेबल स्टेट में स्टे करने के बाद जब इकट्ठे नीचे आते हैं तो वहां उस पॉपुलेशन इन्वर्जन की वजह से जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन करता है, डी एक्साइट होता है और लोअर स्टेट की तरफ आता है, तो फिर वो इकट्ठे फोटॉन्स इमिट करता है, खाली इंटेंस, फोकस्ड, यूनिडायरेक्शनल, कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक, और ये सारी जो है वो इकट्ठी उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं और उसको हम लेजर बीम कहते हैं।
तो दैट्स वाई पॉपुलेशन इन्वर्जन, जब तक वो तमाम पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगी जो एटम्स हैं वो जो एक्साइट हुए हुए उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द हाई एनर्जी स्टेट, जब तक वो डी एक्साइट इकट्ठे होकर नीचे नहीं आएंगे किसी भी लो एनर्जी स्टेट में, तब तक आपकी लेजर बीम जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती। एक या दो एटम के डी एक्साइट होने से या एक या दो इलेक्ट्रॉन के लो एनर्जी स्टेट में आने से लेजर बीम प्रोड्यूस नहीं होती, वो आपकी जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है। और आपको पता है लेजर के लिए हमें स्टिमुलेटेड एमिशन चाहिए, और स्टिमुलेटेड एमिशन तभी होती है जब पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी। ये मैंने आपको इन डिटेल जो है वो टॉपिक में बताया था, और मैंने आपको दोबारा बता दिया कि पॉपुलेशन इन्वर्जन मींस नंबर ऑफ द एटम्स इन द मेटास्टेबल स्टेट आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ द एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट. Laser light is produced due to the stimulated emission. For this, most of the electrons should be in the excited state. और चूंकि लेजर लाइट स्टिमुलेटेड एमिशन से आपने प्रोड्यूस करानी है, इसलिए मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में यानी मेटास्टेबल स्टेट में होना चाहिए। सो पॉपुलेशन इन्वर्जन इज नेसेसरी फॉर द लेजर एक्शन, इसलिए लेजर एक्शन के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो बहुत जरूरी है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जितनी बातें मैंने आज आपको समझाई हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपने सारी अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होंगी। इसके साथ हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गए हैं, और इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, और उनको भी हम इसी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले। अगर इसमें कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो यू कैन कमेंट में द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, student. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.